मोदी के पास सबसे पावरफुल सलाहकार कौन है? एक सीक्रेट मिशन चल रहा है। उस मिशन में कितना खतरा है? दुनिया जिसे हिंदुस्तान का जेम्स बॉन्ड कहती है, नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल ट्रेजर यानी खजाना कहती है। भारत के पास आखिरकार यह कौन सा खजाना है? और ऐसा क्या हुआ है कि भारत के इस शक्तिशाली हथियार का नाम सुनते ही चीन, पाकिस्तान, कनाडा इस वक्त थर थर कांप रहे हैं? नाम नोट कर लीजिए। हेडलाइन में लिखे शब्दों को गौर से पढ़िए। दुनिया उसे डोवल डॉक्ट्रिन कहती है। ट्रूडो को इन्हीं डोवल से डर लग रहा है। कनाडा, पाकिस्तान और चीन की तिकड़ी ने जैसे ही भारत को आंख दिखाई, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल का डॉक्ट्रिन एक्टिव हो गया। देश के भीतर और देश के बाहर बैठे दुश्मनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चुनौती देने वाली ताकतों के विरुद्ध भी युद्ध तेज करना है। इंफॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है। खुद पर भरोसा रखते हुए भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें, चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। राष्ट्र रक्षा के लिए भी होल ऑफ द नेशन अप्रोच समय की मांग है। अजीत डोवल किस मिशन पर काम कर रहे हैं? कनाडा के, चीन के, पाकिस्तान के एंटी इंडिया एजेंडे को टारगेट करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए डोवल ने कौन सा मास्टर प्लान बनाया है? और इस प्लान का एग्जीक्यूशन देखते ही दुश्मन क्यों इतना घबराया है? डोवल डोवल क्यों चिल्लाया है? अजित डोवल कौन है? ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? वो कहता है कि पाकिस्तान के साथ वो करो जिसको डिफेंसिव ऑफेंस के तौर पे वो नाम देता है। कहता है डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब ये है कि जहां पाकिस्तान के अंदर जाके हमले करो। भारत जो अभी मतलब स्टांस लेने जा रहा है और जो अभी बज़ाहिर नजर आ रहा है, वो हम यही कहेंगे कि नजर तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत। अब आपने इसकी बात सुनी, इसका लहजा, इसकी बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि ये घबराया हुआ तो है, कि इसने बहुत बड़ी मुसीबत अपने गले में ले ली है। इस बार इंडिया को आप हल्का ना लें। इंडिया इस वक्त एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसकी, और आप उसको हल्का ना लें। इंडिया तो अब आपको बहुत दूर तक छोड़ के आएगा। पाकिस्तान जैसे देश में, कनाडा में, लंदन में एनएसए अजीत डोवल का यह खौफ अच्छा है। और ऐसा क्यों है, यह समझने के लिए इस हेडलाइन के शब्दों पर गौर कीजिए। भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा, हार्ड स्टैंड लेने वाला, कड़ा रवैया अपनाने वाला हार्ड स्टेट बन चुका है। और यह सब मोदी डोवल की जोड़ी की वजह से मुमकिन हुआ है। अजीत डोवल ने ऐसा कौन सा सीक्रेट मिशन एक्टिवेट किया है? कनाडा और पाकिस्तान जैसे देशों को बैकफुट पर धकेलने के लिए कौन सी काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रेटजी बनाई है? यह समझने के लिए सबसे पहले आपको अजीत डोवल डॉक्ट्रिन समझनी होगी। भारत को मिली न्यू हार्ड स्टेट वाली छवि के पीछे एनएसए डोवल की डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रिन का अहम रोल है। इस डॉक्ट्रिन के तहत आप वहां जाकर हमला करते हैं जहां से हमले की शुरुआत हुई है। पाकिस्तान भारत के जेम्स बॉन्ड की डिफेंसिव ऑफेंस वाली टेक्निक देख चुका है। जब हिंदुस्तान ने घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और तब भारत ने डंके की चोट पर कहा था कि हां, हमने घर में घुसकर मारा। और अब कनाडा के केस में वहां बैठे खालिस्तानियों के खिलाफ और उनका सपोर्ट करने वाली ट्रूडो सरकार के खिलाफ इस डॉक्ट्रिन का पार्ट 2 लॉन्च हो चुका है, जिसमें बम बंदूक नहीं चल रहे, डिप्लोमेटिक धमाके हो रहे हैं, कूटनीतिक हमले हो रहे हैं। और इसके पीछे एनएसए अजीत डोवल का सबसे अहम रोल है। अजीत डोवल भारत के इकलौते ऐसे नौकरशाह हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और शांतिकाल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। जासूस होने से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने तक अजीत डोवल के हैरत अंगेज कारनामे ही ऐसे हैं कि दुनिया उन्हें जेम्स बॉन्ड के नाम से जानती है। और अब यही अजीत डोवल
कनाडा और पाकिस्तान जैसे देशों की अकड़ निकाल रहे हैं। It was a political will. That is, it is such a big problem. It's such a huge mass. Who will dare getting into it and bringing about the change? It can happen only with a leader like Prime Minister Modi, who will say that if this is in the national interest, if this will make India strong and secure, then no risk is big enough, then no cost is high enough. Even if it is a political cost, I will pay it, because he visualizes we cannot have peace and war at the choice of our adversary. If we have to protect our interests, we will decide when and with whom and on what terms we will have peace. When our core interests are involved, there is no question of peace at any cost. We certainly would not like to make our citizens as sitting ducks for the terrorists who come and this thing. We will fight it, and we will not beg for peace at any time. कनाडा में गैंग वॉर होता है, कुछ खालिस्तानी मारे जाते हैं, प्रोटेस्ट होता है और कनाडा के पीएम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। तथाकथित क्रेडिबल एविडेंस की आड़ में भारत को टारगेट करते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं। पहले कनाडा में देते हैं, फिर अमेरिका में जाकर वही रिपीट करते हैं। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. लेकिन कनाडा ये भूल जाता है कि ये नया हिंदुस्तान है। ये छिपकर हमला नहीं करता, आमने सामने की लड़ाई लड़ता है। कनाडा में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में ट्रूडो ने सरासर झूठ भी बोला है और खालिस्तानी आतंकवादियों को भी पाल पोस कर बड़ा किया है। वो भी तब जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कनाडा के एनएसए के रेगुलर टच में थे। डोवल ने कई मौकों पर कनाडा में पल रहे खालिस्तानी आतंकियों का मुद्दा उठाया। कनाडा में कौन सा आतंकी कहां छिपा बैठा है, क्या कर रहा है, डोवल ने सब बताया। भारत के एनएसए ने कनाडा में बैठे वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट भी सौंपी। कनाडा के एनएसए को इंटेलिजेंस इनपुट भी दिए, हर आतंकी की लोकेशन भी भेजी। लेकिन कनाडा ने किसी भी खालिस्तानी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने यह तक कहा है कि वो ताजा मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार है, मगर एनएसए डोवल ने जब सबूत मांगे तो कनाडा अभी तक एक भी सबूत नहीं दे पाया है। यानी कनाडा के पीएम सिर्फ फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गैंग वॉर की आड़ में सिर्फ हवाई बातें ही कर रहे हैं। और अब तो दुनिया भी यही कह रही है, पाकिस्तानी भी यही कह रहे हैं। हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन अ डीप इशू नाउ, डीप प्रॉब्लम। यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर वन। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। भारत ने पहले दिन से कनाडा को खालिस्तानी खतरे से आगाह किया, मगर ट्रूडो के कान पर जूं तक न रेंगी। मगर भारत पर झूठे इल्जाम लगाकर कूटनीतिक तौर पर कनाडा ने अपना बेड़ा जरूर गर्क कर लिया है, क्योंकि नए भारत को अगर कोई छेड़ता है तो आज का भारत
उसे छोड़ता नहीं और यही काम आती है डोवल डॉक्ट्रिन। एनएसए अजीत डोवल की इसी डिफेंसिव ऑफेंस वाली डॉक्ट्रिन की वजह से ग्लोबल स्टेज पर भारत को हार्ड स्टेट के तौर पर देखा जाता है, यानी एक ऐसा राइजिंग सुपर पावर जो पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करता है। और इसका ट्रेलर तो उसी वक्त दिख गया था जब अजीत डोवल ने एक सार्वजनिक मंच पर पाकिस्तान को कहा था कि यू डू वन मोर मुंबई, यू लूज बलूचिस्तान। You know, we engage an enemy in 3 modes. One is a defensive mode. That is, you see all the chowkidars and chaprasis outside. That is, if somebody comes here, we'll prevent him. We will defend this. One is the defensive offense. That is, to defend ourselves, we will go to the place from where the offense is coming. And third is the offensive mode, where you go outright. Nuclear threshold is a difficulty in the offensive mode, but not in the defensive offense. When you change the engagement from the defensive mode, because in the defensive mode you throw 100 stones on me, I stop 90, still 10 hurt me, and I can never win. If you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. नए भारत में डिफेंसिव ऑफेंस वाली डोवल डॉक्ट्रिन उस वक्त दिखी जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और डंके की चोट पर दुनिया को कहा कि हां, हमने आतंकवादियों को मारा है। यह डॉक्ट्रिन उस वक्त भी दिखी जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की। कनाडा को यही समझ लेना चाहिए, अजीत डोवल सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हैं, छोटे मोटे गैंग वॉर नहीं करवाते। दो 2014 में जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और अजीत डोवल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, तब से डिफेंसिव ऑफेंस वाली डॉक्ट्रिन देखने को मिली है। 2015 में म्यांमार में घुसकर नागा आतंकवादियों का सफाया किया, 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक, डोकलाम में चीन को टक्कर, गलवान में चीन को मुंहतोड़ जवाब। भारत ने इसी अनप्रेडिक्टेबल एक्शन की स्ट्रेटेजी अपनाई है। जिस दिन हिंदुस्तान हाफिज सईद का काम तमाम करेगा, उस दिन भी सीना चौड़ा करके कहेगा कि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को मार गिराया। जैसे अमेरिका ने ओसामा को मारा और कहा कि हां, हमने मारा, उसी तरह आज का भारत भी मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन को मारने के बाद कहेगा कि आतंक के इन चेहरों का सफाया कर दिया। हाल फिलहाल में एक और इंटरेस्टिंग एंगल निकलकर सामने आया है। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, पिछले 24 महीनों में विदेशी धरती पर पल रहे भारत के 1 दर्जन से ज्यादा मोस्ट वांटेड आतंकियों की हत्या हुई है। सितंबर 2023 में पीओके में अबू कासिम मारा गया। 2019 में पेशावर में हुए एक धमाके में मौलाना मसूद अजहर बाल बाल बच गया, उसके बाद कहीं नहीं दिखा। फरवरी 2023 में हिजबुल का आतंकी बशीर अहमद रावलपिंडी में मारा गया। फरवरी 2023 में ही अल बद्र का कमांडर सैयद खालिद रजा कराची में मारा गया। इसी महीने अफगानिस्तान में एजाज अहमद नाम का आतंकी मारा गया। IC 814 हाईजैकिंग में जिस आतंकी जहूर इब्राहिम ने रुपिन कात्याल का गला रेता था, उसे मार्च 2022 में कराची में मार गिराया गया। ISI के लाल मोहम्मद को पिछले साल काठमांडू में मार गिराया गया। जून 2021 में लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका हुआ और जब भी ऐसा हुआ, पाकिस्तान को एक ही नाम याद आया। अजीत डोवल कौन है? ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? चौधरी साहब, ये कौन है? जरा वजाहत कीजिए। काम पाकिस्तानी अजीत डोवल जी 6 साल पाकिस्तान में कोवर्ट अपॉइंटमेंट में रहा, इनके सफारत खाने में। अच्छा, अब ये ऑपरेशनल आदमी है, बेसिकली सारी उम्र इंटेलिजेंस का टेक्टिकल ऑपरेटर है और ऑपरेशन लेवल पे काम करता रहा। राइज किया उसने अपनी IB के अंदर और अब उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया। भारतीय मुशीर बराए कौमी सलाम की। एब्सोल्युटली। अच्छा, उसकी पॉलिसी क्या है, वो सोच क्या रखता है, ये आजकल यूट्यूब पे और वीडियो पे ये सारा पैगाम चल रहा है। उसकी तकरीर है जो किसी वो थिंक टैंक के अंदर बता रहा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को किस तरह संभालना चाहिए। वो कहता है कि पाकिस्तान के साथ वो करो जिसको डिफेंसिव ऑफेंस के तौर पर वो नाम देता है। कहता है डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब ये है कि जहां पाकिस्तान के अंदर जाके हमले करो। ये अजीत डोवल की सोच है।
ये जो आप देखते हैं जो ग्रुप्स को इस्तेमाल करने का, तो वो कहता है कि जिस तरह टाइकोंडो होती है ना, कि आप अगले की फोर्स को इस्तेमाल करें, लेकिन पाकिस्तान पॉलिसी अजीत डोवल रन करता है। तो ये है हमारा दुश्मन जिसको हम फेस कर रहे हैं। इसको अकल के साथ, फहम के साथ, समझ के साथ, हम ये अंधे नहीं हो सकते इस सारे मामले में। तो अजीत डोवल का नाम बहुत दफा भारतीयों के सामने लिया गया है और उसको एग्जाम्पल बना के बताया गया है कि ये है जिस किस्म की सोच आप पाकिस्तान के बारे में रखते हैं। मुश्किल कर दो पाकिस्तानी सरकार के लिए कि वो अंदरून खाना जो अपनी सिक्योरिटी है, अपने इश्यूज हैं, वो मैनेज ही ना कर पाए, हालात ऐसे कर दो, और शायद यही हमारे सामने हो रहा है। इसी पैटर्न पर पाकिस्तान और कनाडा में भी कई सारे खालिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। इन हमलों के पीछे किसका हाथ है, ये बात अभी तक सामने नहीं आई और ये कहना भी मुश्किल है कि सारे हमले भारत की खुफिया एजेंसी ने ही करवाए हैं। कनाडा फिलहाल हवा हवाई बातें ही कर रहा है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि भारत को लेकर कम से कम ग्लोबल स्टेज पर एक परसेप्शन जरूर बना है कि मोदी की लीडरशिप में और डोवल डॉक्ट्रिन की वजह से भारत एक हार्ड स्टेट बन चुका है जो अपने देश के ऊपर हुए हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर कोई छेड़ेगा तो यह भारत उसे छोड़ेगा नहीं। वैश्विक मंच पर भारत की अग्रेसिव सोच और अग्रेसिव अप्रोच के बारे में आज अगर दुनिया बात कर रही है तो उसके पीछे एनएसए अजीत डोवल का दिमाग और मोदी की लीडरशिप ही बड़ी वजह है। पहला प्रश्न है सुरक्षा किस चीज की करनी, दूसरा प्रश्न है सुरक्षा किससे करनी। यह बहुत आवश्यक है। शत्रुबोध बहुत आवश्यक है। यू कैन नेवर डिफीट, लीव असाइड, फाइट एन एनिमी दैट यू कैन नॉट डिफाइन। जिस शत्रु को आप परिभाषित नहीं कर सकते उसको आप कभी हरा नहीं सकते। आपको तो कहना ही पड़ेगा। अब चाहे उसके पॉलिटिकल कॉस्ट कुछ भी हो या उसकी सोशल कॉस्ट कुछ भी हो, लेकिन अगर उसको परास्त करना है तो उसका डिफाइन करना आवश्यक हो जाता है। और तीसरा है वो साधन, वो व्यवस्थाएं, वो उपकरण जिनसे हमें अपने साधनों को प्राप्त करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर वो बहुत सारे तत्व आते हैं जो उस राष्ट्र के आधार होते हैं, जो राष्ट्र धर्म के आधार पर बने, उनका आधार धर्म है। अगर वह डगमगा गया तो वह राष्ट्र के रूप में नहीं रह पाएगा। जब पहचान सबसे बड़ी राष्ट्रीय पहचान हो जाती है, वह बाकी सब पहचानों को गौण कर देती है, तो राष्ट्र शक्तिशाली बनते हैं, राष्ट्र सुरक्षित